बेसिस पर फिर हम लगभग कल से हम हाफ लेक्चर से प्रैक्टिकल बातें शुरू करेंगे, तो प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट। कल हमने क्या क्या देखा था एक बार थोड़ा सा गो थ्रू कर लेते। मैंने आपको बताया था बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, ये आपके सब्जेक्ट का नाम है। तो दो पार्ट्स में हमें पूरा सब्जेक्ट पढ़ना है, फर्स्ट इज बुक कीपिंग एंड सेकेंड इज अकाउंटेंसी। बुक कीपिंग बेसिकली एक क्लरिकल जॉब है। क्लरिकल जॉब यानी क्या, कि जो क्लर्क कर देगा। क्लर्क यानी क्या, जिसके पास कोई नॉलेज नहीं है, बस लिखना है और कुछ नहीं है। तो बुक कीपिंग यानी क्या, तो बुक्स में सारे बिजनेस ट्रांजैक्शंस को, कल बात हुई थी बिजनेस और वो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, तो ऑल बिजनेस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को सिस्टमैटिक मैनर में रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना इज व्हाट बुक कीपिंग इज। आई करेक्ट? यस। यानी बुक्स को बनाना, तो ये ऐसी कुछ बुक्स हम लोग बनाते हैं हमारे बिजनेसेस के लिए। एंड अकाउंटिंग जो है फिर वो कैसे कैसे इवॉल्व हुई, तो सबसे पहले तो चंद्रगुप्त मौर्य। अच्छा, ये क्यों बता रहा हूँ मैं कि इससे कुछ अकाउंट्स नहीं सीखने मिल रहा है आपको, बट ऐसे है ना क्वेश्चन पूछे जाते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स में, आपको ऐसा आता है, ये बताना जरूरी है। बाकी इसका मुझे कोई लेना देना नहीं है, अकाउंटिंग जो मुझे सिखानी है उसके लिए इसका कुछ काम नहीं है, हिस्ट्री है, बट आपको क्वेश्चन आते हैं इसलिए याद रखना है। तो पहले चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर कौटिल्य, चाणक्य, इन्होंने सबसे पहले अर्थशास्त्र की किताब लिखी जिसे देसी नामा बाद में कहा गया। और फिर शुरू हुआ लूका डी बार्गो पेसियोली, ये इटालियन मर्चेंट। 1494 में इन्होंने डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम लाया, जो सिस्टम हमें पूरे साल 11th स्टैंडर्ड में पढ़ना है कि कैसे इस सिस्टम का इस्तेमाल होके बिजनेस के अलग अलग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। करेक्ट। और फिर हमने बुक कीपिंग की डेफिनेशन देखी थी कि वो आर्ट और साइंस है, पढ़ रहे हैं हम उसे कॉमर्स में है, और हमें उसमें ऑब्वियसली ये देखना है कि कैसे रोज के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड होगा, क्या क्या उसके फीचर्स है, ये भी हमने देखे थे कि डे टू डे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं, फाइनेंशियल ही रिकॉर्ड होंगे, सिर्फ स्पेसिफिक पीरियड के लिए रिकॉर्ड किए जाएंगे। तो स्पेसिफिक पीरियड क्या होता है ये भी मैंने आपको कल बताया था। टू टाइप्स ऑफ ईयर्स होते हैं, वैसे तो थ्री होते हैं। एक होता है आपका फाइनेंशियल ईयर, जो हमने हमारे अकाउंट्स के लिए यूज करना है, जो शुरू होता है 1 अप्रैल को और खत्म होता है 31 मार्च को। दूसरा होता है कैलेंडर ईयर, जो हम जिसमें जीते हैं, 1 जनवरी शुरू होता है, 31 दिसंबर खत्म होता है। एंड तीसरा होता है एकेडमिक्स ईयर, यानी आपका स्टूडेंट्स का जो ईयर होता है उसे एकेडमिक्स ईयर कहते हैं। वो कोई स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से, कैलेंडर ईयर हमारे देश में फॉलो नहीं होता है, लेकिन कुछ कंट्रीज में कैलेंडर ईयर अकाउंटिंग के लिए फॉलो किया जाता है। मैंने एग्जांपल के लिए सिंगापुर आपको बताया था, और भी कुछ कंट्रीज है जो लोग जो अपने अकाउंटिंग के लिए कैलेंडर ईयर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम लोग फाइनेंशियल ईयर इस्तेमाल करते हैं। और जो जनरली एक्सेप्टेबल ईयर है, यानी आप अगर ज़्यादा कंट्रीज देखोगे तो वो फाइनेंशियल ईयर फॉलो करते हैं। तो इंडिया इसीलिए फाइनेंशियल ईयर फॉलो करने लगी थी क्योंकि क्या हो रहा था कि बाहर के देश के जब अलग अलग कंपनीज हमारे देश में आके काम कर रहे थे और हम उनसे टैक्सेस मांगने जाते थे, तो हम उन्हें कहते थे कि यार हमें, हमारे लोग दिवाली से दिवाली की अकाउंटिंग करते, तो आप भी उतने पीरियड का अकाउंटिंग करके टैक्सेस। बट वो बोलते थे कि हमारे देश में तो 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है, छोड़ो, हमें आपके देश में काम ही नहीं करना, आप पे इतने रिस्ट्रिक्शन डाल रहे और बर्डन आ रहा है। इसीलिए फिर हमने चेंज किया ताकि ज़्यादा लोग हमारे देश में आके अपनी कंपनी शुरू करें, तो उससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, टैक्सेस गवर्नमेंट को मिलेंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है, नई टेक्नोलॉजी आती है। जब बाहर के देश के लोग हमारे आकर नई चीज़ें लाएंगे तो हमारे देश का डेवलपमेंट होता है। इसलिए ईयर को चेंज कर दिया गया कि सबके लिए वो जनरली एक्सेप्टेबल हो जाए, ईजी हो जाए ऐसे। एंड ऑब्वियसली सर साइंटिफिक मैनर में हमको रिकॉर्ड करना है, बात हो गई थी। ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, तो कोई ज़रूरत नहीं हमें, वही सारी चीज़ें कि एक्यूरेट रिकॉर्ड मिलना चाहिए अकाउंट वाइज, यानी हर इंसान से क्या लेना देना है, हर इंसान का हमें डेटा मालूम पड़ना। ऐसा नहीं कि ओवरऑल से पता चल रहा है कि मुझे इतना फीस लेना है, बट किससे कितना लेना है ये भी तो पता होना ज़रूरी है, अकाउंट वाइज होना ज़रूरी है। परमानेंट रिकॉर्ड रहेगा, ये कभी ख़त्म नहीं होगा, हमेशा के लिए रहेगा, और ये एज ए एविडेंस काम करेगा। आपने अगर किसी को प्रूफ करना है कि इसने मुझसे गुड्स खरीदा है या फिर कोई भी और डिस्प्यूट हुआ है, तो उसके लिए प्रूफ के तौर पर भी आपकी अकाउंटिंग काम में आएगी। आपका प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करने के लिए भी ज़रूरी है। इसके अलावा कल मैंने आपको थोड़ा सा बताया था, आज डिटेल में देखेंगे कि एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की जानकारी, कि आपके बिजनेस के और कितनी लाइबिलिटीज़ आपके बिजनेस है, इसकी जानकारी के लिए भी आपको बुक कीपिंग करना ज़रूरी है। एंड फिर कुछ इंपॉर्टेंस है बुक कीपिंग के, तो हम आई थिंक यहाँ तक कल पहुँचे थे और इसके आगे अब हम बढ़ना है। So what are the importances of bookkeeping? The first is record. If you keep the books properly, obvious है, everything cannot be remembered. हर चीज याद नहीं रखी जा सकती, इसीलिए तो लिखा जाता है।
बताओ आपको स्कूल्स में कॉलेजेस में क्यों लिखाया जाता है, मैं यहाँ पर क्यों लिखाता हूँ आपको, आप सब याद रख लो, सीख लो और याद रखो, एग्जाम में जाके आप उसको प्रेजेंट कर देना, पॉसिबल नहीं है। रिवाइज करने के लिए, आपको वापस वो देखने के लिए आपके पास रिकॉर्ड होना, इसीलिए बुक कीपिंग रखा जाता है, बिकॉज एवरीथिंग कैन नॉट बी रिमेम्बर्ड, बाद में भूल जाएंगे सब कुछ कि कब क्या कैसे हुआ था, रिकॉर्ड हमको बुक कीपिंग से मिलेगा। हमारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की जानकारी हमें मिलेगी कि हमारे पास एसेट्स कितनी है एक्चुअली रिकॉर्डेड, लाइबिलिटीज कितनी है, हमारा प्रॉफिट क्या है, हम लॉस में है तो कितना है, हमारी इन्वेस्टमेंट्स कितनी है, हमारे पास स्टॉक कितना है। डू यू नो स्टॉक मतलब क्या, स्टॉक समझता है आपको, स्टॉक मतलब जो आपके पास एट द एंड ऑफ अ पीरियड, कोई भी पीरियड, एट द एंड ऑफ डे, एट द एंड ऑफ वीक या एट द एंड ऑफ मंथ, आपके पास कितने गुड्स बचे हैं, गुड्स यानी क्या उसकी भी बात आज मैं करूंगा आप, तो कितना आपके पास माल पड़ा है, सिंपल भाषा में अपनी हिंदी भाषा में बोल, कितना आपके पास माल पड़ा है दुकान में, वो होता है आपका स्टॉक। यानी जो बेचा नहीं गया, जो बचा है, जिसे कल बेचा जाएगा, उसे कहते हैं स्टॉक। वो भी आपकी एसेट होती है, क्योंकि आपने वो पैसे देके खरीद के लाया है और वो कल पैसों में कन्वर्ट होगा, तो आज तो वो आपके लिए एसेट के, ठीक है। देन सर और क्या इंपॉर्टेंस है बुक कीपिंग के, तो आपको डिसीजन मेकिंग में भी बुक कीपिंग काम आता है, क्योंकि आपको पता चलेगा ना कि आपका बिजनेस प्रॉफिट लॉस में किस में है, तो उस हिसाब से आप डिसीजन, आपके बिजनेस को कंट्रोल करने में अभी आपके बुक कीपिंग काम आती है। एग्जाम्पल के लिए सपोज हमारे शॉप पर एम्प्लॉयज है 3-4, वो क्या करते हैं कि जैसे ही हम ओनर शॉप से बाहर गया, मस्त सारे लाइट लगा देंगे, मस्त वो सारे एयर कंडीशनिंग, और मतलब वो मिसयूज़ कर रहे हैं हमारी एसेट्स का और हमारे रिसोर्सेज का, और हमें पता ही नहीं चल रहा है। अगर हम प्रॉपर बुक कीपिंग कर रहे हैं और हर साल का इलेक्ट्रिसिटी बिल को हम प्रॉपरली अगर रिकॉर्ड कर रहे हैं, यार पिछले महीने में जब मैं हर दिन दुकान में आता था तो तब लाइट बिल कम था, और इस महीने में मैं बहुत दिनों तक बाहर था, मैं था नहीं, तो इसका लाइट बिल अचानक ज़्यादा आया, पर गिराई तो इतनी हुई नहीं, कि कस्टमर्स तो इतने आए नहीं कि ये लाइट बिल बढ़ जाए। कस्टमर ज़्यादा आए तो ठीक है सब चालू था, पर कस्टमर ना होने के बावजूद भी हो रहा है, मतलब कुछ तो मिस्चीफ हो, तो फिर हम वो कैमराज वगैरह लगा के चेक कर सकते हैं, तो एक हिसाब से हम कंट्रोल कर सकते हैं हमारे बिजनेस को, अगर हमारे पास रिकॉर्ड्स है, बुक कीपिंग करा हुआ है, तो देन एज ए एविडेंस तो ऑब्वियसली ये काम करेगा ही। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट द लास्ट वन इज टैक्स लाइबिलिटी, आपकी सही है या गलत इसको प्रूफ करने के लिए भी आप बुक कीपिंग कर, तो देख सकते हो आप, इंसान बेचारा पैसे कमा रहा है मेहनत से, और वो टैक्स का कुत्ता के वो सारा पैसा खा जा रहा है। तो आज अभी अगर आप देखिए हमारे देश में एक सैलरीड एम्प्लॉय, तो वो जितना पैसा कमाता है ना, उसमें से 58% वो टैक्सेस में, यानी एग्जाम्पल अगर हम ले 10 लाख रुपए किसी सैलरीड एम्प्लॉय ने कमाए साल भर में, तो उसमें से वो 5,80,000 रुपये तो टैक्सेस में कर दे रहा है, सिर्फ 4,20,000, यानी वो मेहनत कर रहा है, दिन रात खून पसीना एक कर रहा है, किसके लिए, सरकार के लिए। अब वो पैसा अल्टीमेटली वापस देश के हित में आना चाहिए, लेकिन ना आता है, आप समझदार हो, मुझे ज़्यादा बोलने है नहीं, हमारे देश में पॉलिटिक्स कैसे काम करता है, एक ही रोड को 4 बार खोद कर फिर बनाया जाता है। ये जो रोड से आप आते हो ना, अगर आप इधर से आते हो तो ये रोड कम से कम 4 बार उन्होंने खोद दिया, बन गया, अब ये 5वीं बार हो रहा है, ये तो 10 साल से देख रहा हो, तो ऐसा ही बार बार कर रहे हैं, तो ये नहीं बार बार कॉन्ट्रैक्ट्स निकालते, फिर पैसे आते सेंट्रल गवर्नमेंट से, और वो पैसे आ जाते भगवान, दैट इज टैक्स लाइबिलिटी। तो हमें तो अभी इतना समझना है कि हमारी बुक कीपिंग हमारी टैक्स लाइबिलिटी को प्रॉपरली कैलकुलेट करने में हमारी हेल्प करेगी। ओके दैट्स इट। अब बुक कीपिंग जहां खत्म होता है वहां से शुरू होती है अकाउंटेंसी, क्योंकि अकाउंटेंसी है ऐसे वैसे इंसान, ये क्लरिकल काम नहीं है। बुक कीपिंग में सिर्फ जो हुआ उसे लिखना है, वो कैसे लिखना है वो भी सीखना है, लेकिन अकाउंटेंसी जो लिखा है उसको इंटरप्रीट करना है, उसको एनालाइज करना है, उसको क्लासिफाई करना है, उसको समराइज करना है, उससे नए रिपोर्ट्स जनरेट करने हैं, विच हेल्प्स अस इन टेकिंग मोर क्रिटिकल डिसीजन ऑफ आवर बिजनेस। ऑब्वियसली बिजनेस के डिसीजन की बात शुरू, तो ये सेकेंडरी स्टेप है, जब प्राइमरी स्टेप ऑफ बुक कीपिंग खत्म हो जाती है, उसके बाद अकाउंटेंसी शुरू होती है। तो हम दोनों बातें करने वाले, हम पहले प्राइमरी स्टेप सीखेंगे बुक कीपिंग, फिफ्थ चैप्टर तक हम बुक कीपिंग करेंगे, और फिर 6, 7, 8, 9, 10 चैप्टर, ये जो बाकी का पार्ट है ये सारा अकाउंटेंसी में। ओके सर, इसके लिए ऑब्वियसली एक्सपर्ट स्टाफ की ज़रूरत है, ये क्लरिकल काम नहीं है, तो इसमें आपको सिर्फ लिखना नहीं है जो हुआ है,
जो लिखा हुआ है उसे आपको और बेहतर तरीके से और बेहतर इंटरप्रेट करना। तो ऑब्वियसली इसके लिए एक्सपर्ट और सीनियर स्टाफ लगेगा। एक क्वेश्चन फिलिंग द ब्लैंक्स आया था आपके लास्ट ईयर के 11th के एग्जाम्स में, फाइनल एग्जाम्स में, कि फॉर अकाउंटेंसी डैश टाइप ऑफ स्टाफ इज रिक्वायर्ड, और ऑप्शंस थे उसमें। तो ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन भी ये आपको याद होना चाहिए कि एक्सपर्ट और सीनियर स्टाफ रिक्वायर्ड है। ये पूरे साल का आपको एक साथ समराइज डेटा देगा। वही अगर आप बुक कीपिंग देखोगे ना, तो बुक कीपिंग में आपको डे टू डे डेटा दिखेगा, म्हणजे हर दिन दिन का हिसाब दिखेगा, हर दिन का उसमें रिकॉर्डिंग दिखेगी। लेकिन अकाउंटेंसी ये पूरे साल का, एंटायर ईयर का, ईयर यानी क्या, फाइनेंशियल ईयर, तो एंटायर फाइनेंशियल ईयर का आपको डेटा ये शेयर करेगा। मतलब आपको एक समराइज मैनर में, जैसे आपकी फाइनल एग्जाम होती है, फिर आपके सारे सब्जेक्ट के मार्क्स आते हैं, तो आपने पूरे साल में कैसा परफॉर्म किया है वो आपका फाइनल परफॉर्म। उसके पहले आपकी छोटी मोटी बहुत सारी एग्जाम्स हुई होगी, कम किसी में ज़्यादा आपको मार्क्स मिले होंगे, वो हो गई बुक कीपिंग। फाइनल जो आपको मार्क्स मिले, जो आपका एंटायर ईयर का डिटेल है, वो हो गया अकाउंटेंसी। बुक्स आप समझ गए। इट रिक्वायर्स एनालिटिकल स्किल्स, तो यहाँ पे स्किल लगेगा, ऑब्वियसली नॉलेज लगेगा, ऐसे ही नहीं कर सकते। इसके जो रिजल्ट्स है वो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बन करके मिलेंगे, जो हम बनाना सीखेंगे। तो ये कोई काम की बात नहीं, ये डिसीजन मेकिंग के लिए बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट है, कि अल्टीमेटली डिसीजन इससे ही होगा। मैंने सिर्फ एक किताब में लिख रखा है कि आज दिन भर में क्या क्या हुआ, उससे कोई डिसीजन नहीं ले सकता। चलो मैंने ऐसा कर दिया कि मैंने पूरे साल भर के मेरे सारे बिजनेस ट्रांजैक्शन एक किताब में लिखकर आपको दे दिए, बोला बताओ बिजनेस अच्छा चल रहा है कि नहीं, आप कुछ बता ही नहीं सकते। आप कब बता पाओगे, जब आप उस डेटा को एनालाइज करके उससे और नए रिपोर्ट्स जनरेट करोगे, जिसमें मेरा प्रॉफिट, मेरी लॉसेस, मेरे एसेट्स, मेरी लाइबिलिटी, सब कुछ एकदम समराइज्ड मैनर में प्रेजेंट किया है। उसे पढ़कर आप बोलोगे अरे एक नंबर धंधा है आपका, चलने दो इसको, जोर से चलने दो। दैट्स इट। ओके, यहाँ तक जो पार्ट था वो सब थोड़ा सा थेरोटिकल था। अब हम प्रैक्टिकल बात ध्यान से सुन। तो देर आर बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। What are the basis of accounting? There are three basis basically. Basis का मतलब है कि हम कैसे हमारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। अब बुक्स ऑफ अकाउंट्स जब मैं बोलता हूँ तो आपके दिमाग में आप कुछ अलग ही मत लेकर आना। सिंपल किताबें होती है जिसमें हम लिख सकते हैं, वो कैसी भी हो सकती है, वो जो रेड कलर वाली दिखाई थी वो भी हो सकती है, या आप जो नोटबुक खरीदते हो वो भी हो सकती है, या फिर उसको डिजिटल मैनर में किया जा सकता है, कंप्यूटर्स में भी हम। ओके, तो सर बेसिस ऑफ अकाउंटिंग यानी क्या बेसिस पर हम अकाउंटिंग कर सकते हैं? तो थ्री बेसिस है। वन इज कैश बेसिस, सेकेंड इज अक्रूवल और मर्केंटाइल बेसिस, एंड थर्ड इज मिक्स्ड और हाइब्रिड बेसिस। फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज कैश बेसिस। कैश बेसिस में होता क्या है, ध्यान से सुनना। जो भी बिजनेसमैन कैश बेसिस फॉलो करता है अपनी अकाउंटिंग करने के लिए, अकाउंटिंग करने के लिए यानी अपने बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए, जो भी बिजनेस अगर कैश बेसिस का इस्तेमाल करता है, तो वो कोई भी ट्रांजैक्शन को सिर्फ और सिर्फ तभी रिकॉर्ड करेगा जब उस ट्रांजैक्शन के पैसे या तो आ जाएंगे या पैसे खर्च हो जाएंगे। मतलब पैसे आने या पैसे जाने पर ही बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है। अक्रूवल बेसिस जब मैं आपको बताऊंगा, आपको कैश बेसिस। तो एक्चुअल कैश जब रिसीव होती है या एक्चुअल कैश जब पे होती है, तभी ये बिजनेसमैन क्या करता है, अपने बुक्स में ये ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है। इसके एग्जाम्पल मैंने दिए हैं, डॉक्टर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। एनपीओ का मतलब है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यानी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, ये जो चैरिटेबल ट्रस्ट होती है, ये सारी जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये अपनी अकाउंटिंग के लिए कैश बेसिस का इस्तेमाल करते हैं। आप डोमिनोज तो जाते ही होंगे, तो डोमिनोज में आप पिज़्ज़ा खाने जाते हो, कभी उनको बोलते हो खाते में लिख लेना? नहीं, वह आपको पहले पैसे देने हैं, उसके बाद आपका पिज़्ज़ा बनना शुरू होता है। कि पहले आपको पिज़्ज़ा बनाना शुरू भी नहीं करते वो लोग, तो आपका ऑर्डर ले लेते हैं, फिर आपको पैसे बोलते हैं, आप पहले पैसे देते हो, फिर वो आपको पिज़्ज़ा देते हैं, बराबर। मतलब वो जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं वो सारा किस में करते हैं, कैश में। और जब कैश आती है तभी वो रिकॉर्ड करते हैं, और जब कैश जाती है तभी वो रिकॉर्ड करते हैं। मतलब वो कैश भी, या कोई छोटा मोटा पान की दुकान वाला हो गया, या फिर कोई चना चोर वाला हो गया, ऐसे जो छोटे मोटे बिजनेसेस है, वहाँ पर भी उधारी होती है कुछ, वहाँ पे भी क्रेडिट होता है कुछ, नहीं, रोकड़ा रोकड़ी काम होता है। पैसा आया और पैसा गया, यही वहाँ पे बिजनेस मॉडल होता है।
तो जिनका बिजनेस ऐसा है कि जहाँ पे कैश आती है और कैश तुरंत जाती है, उधारी वाला काम नहीं, वो सारे कौन सी फॉलो करते हैं मॉडल, वो कौन सा बेसिस फॉलो करते हैं, कैश बेसिस। बराबर। लेकिन आज के डेट में कोई बिजनेस नहीं है जो कैश बेसिस फॉलो करे, सभी को यूज करना पड़ता है कौन सा, अक्रूवल बेसिस और मर्केंटाइल बेसिस। अब इसमें क्या होता है, ध्यान से सुन, हम पूरे साल जो 11th स्टैंडर्ड में अकाउंटिंग सीखेंगे वो कौन से बेसिस से करेंगे, अक्रूवल बेसिस और मार्केट। इंडिया में 99.99% बिजनेसेस कौन सा बेसिस ऑफ अकाउंटिंग यूज करते हैं, अक्रूवल और मर्केंटाइल बेसिस। व्हाट इज दिस अक्रूवल और मर्केंटाइल बेसिस? इसमें कैश रिसीव होने वाला है, कैश रिसीव हो चुका है या होने वाला है, और कैश पेमेंट करना पड़ेगा या कर चुके हैं, सारी सिचुएशन पढ़ोगी। मतलब रिसीव्ड और रिसीवेबल, पेड और पेएबल, एवरीथिंग विल। लेट मी गिव एन एग्जांपल, वेरी सिंपल। सपोज मैं एक किराना शॉप लेकर बैठा हूँ और मैं आज एक होलसेल मार्केट में गया और वहाँ से मैंने एग्जांपल के शक्कर, शुगर, मैं शुगर बेचता हूँ मेरे ग्रोसरी स्टोर पर, मेरे किराना दुकान पर। तो मैं गया और मैंने शक्कर की 10 बोरियां खरीद कर लाई, वो ला करके मैंने मेरे शॉप में रख दी। अब जिनसे मैंने खरीद के लाई है उनको मैंने पैसा नहीं दिया, तो मैंने पैसा नहीं दिया क्योंकि शुगर जो है वो क्रेडिट पर मिलती है, कि मैं बेचूंगा और जब मेरे पैसे इकट्ठा हो जाएंगे आपको ला के दे दूंगा। तो आज उनसे मैंने सिर्फ रेट फाइनल कर लिया कि क्या रेट आप मुझे लगा रहे। अब मैं उसमें मेरा प्रॉफिट जोड़ करके कस्टमर्स को सेल करूंगा, कस्टमर से पैसे इकट्ठा करूंगा और फिर उन्हें जाके पैसे दे दूंगा। मैंने इनसे शक्कर की 10 बोरियां लाई, एग्जाम्पल के लिए वो 40,000 रुपये का माल है, 40,000 रुपये में खरीद के लाया हूँ, मैंने पैसा दिया, गुड्स मेरे दुकान में आ चुके हैं। सवाल यह है क्या ये ट्रांजैक्शन है? हाँ, ट्रांजैक्शन हुआ है, लेकिन मैं, पर क्या मुझे पैसा पड़ेगा? हाँ, मतलब क्या ये पेएबल हो गया है, मतलब मैंने ये खर्चा इनकर तो कर दिया है। इनकर का मतलब है कि यू हैव ऑलरेडी मेड समथिंग, कि जिसकी वजह से आपको ये पैसा आप देना ही पड़ेगा, आपके पास ऑप्शन नहीं रहा। मतलब अब ये क्या हो चुका है, पेएबल हो चुका है। ऐसे ट्रांजैक्शन को भी बुक्स में रिकॉर्ड करूंगा। कैसे रिकॉर्ड करूंगा ये मैंने अभी तक सिखाया नहीं, उसके लिए आपको रुकना है। बट ये भी ट्रांजैक्शन, अगर मैं अक्रूवल बेसिस फॉलो कर रहा हूं तो ये भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड। अच्छा चलो, मैं उनको अगर कैश दे के आ जाता हूँ तुरंत, ये लो 40,000, लाओ 10 बोरी शक्कर, 10 बोरी शक्कर मेरी दुकान में लेके आ गया, तो मैंने उनको 40,000 पे कर दिया। मतलब क्या कर दिया, पेड, तो मैंने कैश दे दिया। तो पेड और पेएबल दोनों ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगे। कैसे, वो रुको। पर अगर मैं कैश बेसिस फॉलो करता हूँ, ये बात आप ध्यान से सुनना, अगर मैं कैश बेसिस फॉलो करता हूँ और मैं उन्हें आज पैसे नहीं देता, सिर्फ उनसे मैं गुड्स लेकर आ जाता हूँ, तब मैं वो शक्कर की बोरियां लेकर आ जाता हूँ, बट उन्हें 40,000 रुपीज नहीं देता हूँ और मेरी अकाउंटिंग में कैश बेसिस से कर रहा हूँ, मैं इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड ही नहीं करूंगा कि मैंने पैसा दिया ही नहीं। माल आ गया मेरी दुकान में पर मैंने पैसा दिया, पैसा दिया नहीं, पैसा दिया नहीं, और मैं फॉलो करता हूँ कैश बेसिस, तो इसमें सिर्फ जब कैश रिसीव होती है या जब सिर्फ कैश पे होती है तभी रिकॉर्ड किया जाता है, अदरवाइज रिकॉर्ड होता नहीं। लेकिन अक्रूवल बेसिस में नहीं है, आपने पे कर दिया है या आप पे करने वाले हो, रिकॉर्ड करो क्योंकि ट्रांजैक्शन आज हो चुका है। एक मिनट, शक्कर की बोरियां उनके दुकान में ही पड़ी है, मैं सिर्फ सोच रहा हूँ कि जाऊंगा अभी लेने के लिए, कल जाऊंगा, आज ही रिकॉर्ड कर दूं? नहीं, ये ज़्यादा खाई हो गई। इसमें आपने अभी तक के वो पेएबल नहीं हुआ है आपके लिए, अभी तक आपने वो खर्चा इनकर नहीं किया है, आप सोच रहे हो, सोच की अकाउंटिंग नहीं। लेकिन आप उनकी दुकान पहुंच गए, आपने गुड्स खरीद लिए, गुड्स लेकर आप आपकी शॉप पर आ गए हो, अब वो पेएबल हो गया, रिकॉर्डेड। सर जब पैसे देंगे फिर तब तब बात करेंगे बाद में, अभी आज पेएबल हो चुका है ना, उसको रिकॉर्ड करो। पे कर रहे हो तो भी रिकॉर्ड करो, आज ही पैसे आ गए, रिकॉर्ड करो। पैसे आने वाले हैं, रिकॉर्ड करो। एग्जाम्पल के लिए, और एक सिंपल एग्जाम्पल, आपका एग्जाम्पल, आपने मेरे पास एडमिशन, ठीक है, आपने
डेमो क्लासेस खत्म किए, फिर आपको लगा कि हाँ चलो अच्छा सिखा रहे, इधर ही क्लासेस कंटिन्यू कर। आपने जैसे ही कंटिन्यू करने का डिसाइड किया, उसी दिन आपने मुझे फीस दे दी, तो ये हो गई पेड। तो आप इसको रिकॉर्ड कर लोगे और मैं रिसीव कर चुका हूं तो मैं भी इसे रिकॉर्ड कर लूंगा। लेकिन आपने बोला कि यार दे देंगे 2-3 दिन में, सर को दे देंगे, कहा जा रहे 3 दिन में फीस आ जाएगी, लेकिन स्टूडेंट तो मेरा बन चुका है, स्टूडेंट ने डिसाइड कर लिया कि वो मेरे पास क्लास कर रहा है, और आपने भी डिसाइड कर लिया कि यस सर के पास क्लास करना है, तो आपके लिए पेएबल हो गया। पैसा आपने अभी तक दिया नहीं है पर देने वाले हो, ये फिक्स कर दिया आपने, आप इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर दोगे। और मैं भी रिसीव होने वाला है, अभी रिसीव हुआ पर रिसीव कभी ना कभी होने वाला, उसे आज ही रिकॉर्ड कर दो। कब? जब हम कौन सी बेसिस फॉलो कर रहे हैं? अक्रूवल बेसिस है तब। लेकिन अगर समझो हम दोनों कैश बेसिस फॉलो कर रहे हैं, बताओ मैं कब रिकॉर्ड करूंगा? जब आप मुझे एक्चुअली पैसे लाके दोगे, तब तक मैं कुछ रिकॉर्ड ही नहीं करूंगा। और आप कब रिकॉर्ड करोगे? जब आप एक्चुअली मुझे फीस पे करोगे, तब आप रिकॉर्ड करोगे। तब तक के ना आप रिकॉर्ड करोगे ना मैं रिकॉर्ड करूंगा, अगर हम दोनों कौन सा बेसिस फॉलो कर रहे हैं? कैश बेसिस। दोनों का फर्क थोड़ा सा समझ में आ गया होगा, बाकी ज्यादा उसमें और डीप में जाना नहीं। तो कैश बेसिस फॉलो करने वाले कुछ एग्जांपल्स, जैसे ये एक शॉप है, ये एक शुगर मर्चेंट है, शुगर सप्लायर है, मोहन शुगर सप्लायर है, वो उधर एक बड़ा वेयर हाउस है, तो वो उधार भी गुड्स देता है और रोकड़ा भी बेचता है, तो दोनों चीजें रिकॉर्ड करता है। आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि अक्रूवल बेसिस में रिसीव्ड और रिसीवेबल बोथ विल बी रिकॉर्डेड, एंड पेड और पेएबल बोथ विल बी रिकॉर्डेड। ये बात समझ पक्का? और तीसरा जो बेसिस है बच्चों, मिक्स्ड और हाइब्रिड बेसिस, यानी इन दोनों का मिक्सचर कर देते हैं, पर वो हमारे इंडिया में अलाउड नहीं है। तो हमारे यहाँ ज़्यादा कौन सा यूज़ होता है? अक्रूवल बेसिस ही यूज, तो हम वो उस पर ही फोकस करें। आपको बेसिक तो समझ में आया, व्हाट इज अक्रूवल और मर्केंटाइल बेसिस? फिर कुछ भी नहीं, सिंपल बात है। आगे बढ़े? पक्का? यस। जब भी आप अकाउंटिंग करो तो उसमें चारों क्वालिटीज होनी जरूरी है। ये भी एक क्वेश्चन एक बार फिलिंग द ब्लैंक्स में पूछा गया था कि विच ऑफ द क्वालिटीज शुड बी प्रेजेंट इन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तो सबसे पहले बात रिलायबल होना, यानी क्या? रिलायबिलिटी मतलब क्या आप समझते होंगे? भरोसा कर सकते हैं, वेरी गुड। यानी सर जो भी अकाउंट्स में लिखा है उस पर भरोसा होना चाहिए। बताओ मैं झूठ झूठ लिख दूँ और बैंक के पास जाके बोलूँ देखो मेरा 500 करोड़ का सेल है, देखो मेरे पास एसेट्स इतनी ये सब है, और बैंक को बोलूँ कि मुझे लोन दे दो, बैंक लोन दे देगी? जनरली नहीं देगी, वो बोलेगी पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट से इसको क्या करा के लाओ, वेरीफाई करा के लाओ, तब वो इन्फॉर्मेशन क्या हो जाएगी? रिलायबल हो जाएगी। तो ये क्वालिटी उस इन्फॉर्मेशन में होनी चाहिए कि वो इन्फॉर्मेशन रिलायबल होनी चाहिए, रिलाय कर सके, कोई भी इंसान उस पर भरोसा कर सके, वो अकाउंट्स में जो लिखा हुआ है, बुक्स में जो लिखा हुआ है। रेलिवेंट होना चाहिए, यानी आपका जो बिजनेस है उसी को वो दिखा रही है, रेलिवेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हो कुछ रहा है आप दिखा कुछ रहे हो। अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। सपोज मैं मेरे अकाउंट्स आपको दे दूं, लेकिन मैंने क्या किया है, सारा जो कुछ भी अमाउंट्स लिखा हुआ है सब मैंने जापानीज येन में लिखा हुआ है। जापानीज येन समझते हो ना? इट्स द जापान करेंसी, बराबर? तो जापानीज येन में सारी अमाउंट्स लिखी हुई, तो क्या समझ में? आपको सारा कन्वर्जन कर करके देखना पड़ेगा कि रुपीज में कितना होता है, तब आपको कुछ आइडिया आएगी। सपोज आप मेरे इन्वेस्टर बनना चाहते हो, तो मैंने आपको बोला ये लो मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, लेकिन वो सारे के सारे हमने करे हुए किस में? येन में। आप क्या कहोगे? समझ में ही नहीं आ रहा का बिजनेस। अच्छा, येन में वो बहुत छोटी छोटी अमाउंट दिखेगी, करेंसी हमारी थोड़ी उनसे कमज़ोर है, तो हमें बहुत छोटी छोटी अमाउंट दिखेगी, तो जो लैक्स रहेंगे वो वहाँ पे थाउजेंड्स दिखेंगे। आप बोलोगे कुछ लगता ही नहीं तुम्हारा। अंडरस्टैंडेबल हुआ क्या? अंडरस्टैंडेबल होने के लिए ऑब्वियसली वो एक तो जो करेंसी आपके देश में चलती है उसी करेंसी में होना, दूसरा वो स्टैंडर्ड मैनर में लिखा हुआ होना, ऐसा नहीं कि आपको जैसे लिखा है वैसे लिख दिया आपने और सामने वाले को कुछ समझ ही नहीं आया। एंड लास्ट, कंपेरेबल होना। कंपेरेबल मतलब सपोज मुझे इसकी बिजनेस में इन्वेस्ट करना है या इसकी बिजनेस में इन्वेस्ट करना, कंपेयर करना है, लेकिन इसने अकाउंटिंग कुछ अलग ही तरीके से कर रखी है और इसने अकाउंटिंग कुछ अलग ही तरीके से कर रखी है, तो मैं दोनों के बिजनेस को कंपेयर कर पाऊंगा? मैं डिसीजन ले पाऊंगा कि ये अच्छा बिजनेस है कि ये अच्छा नहीं? कब मैं कंपेयर कर पाऊंगा? जैसे समझो कोई आपके कॉलेज में आपके स्कूल में टॉपर आता हो और आपको थोड़े मार्क्स कम आते होंगे, और पिताजी बोलते होंगे देख उसको इतने मार्क्स आ रहे, तो आप क्या बोलते हो? से कंपेयर कर रहे हो, बोलते हो कि नहीं? वो बहुत पढ़ाकू है, वो बहुत दिन भर पढ़ते रहते हैं, मैं नहीं पढ़ता इतना, इसलिए मेरे मार्क्स क्या है? कम। तो कंपेयर करना है तो मेरे जैसे के साथ करो, तो कंपेरेबल होना चाहिए। वैसे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन भी कंपेरेबल होनी चाहिए।
ये बात समझ, तभी इन्वेस्टर्स उसमें इन्वेस्ट करने के लिए आगे आ सकते हैं। दैट्स इट। तो ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स, क्वालिटीज आपके अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में होनी चाहिए। ओके, दैट्स इट। अब मुझे एक एक टर्म आपको बतानी है जो हमारे अकाउंट्स के जर्नी में आने वाली है, क्योंकि मेरे को अब ये सब यूज़ करना पड़ेगा जब मैं आपको एक्चुअल अकाउंटिंग करना सिखाऊंगा। फर्स्ट इज ट्रांजैक्शन। बताओ ट्रांजैक्शन मतलब क्या? एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज। अभी अभी हमारे बीच में एक ट्रांजैक्शन चल रहा है, क्योंकि हम सर्विस का एक्सचेंज कर रहे हैं। आप मुझे पैसा पे करोगे, मैं आपको सर्विसेज दे रहा हूँ। यही आप कहीं मोबाइल फोन खरीदने चल जाओ तो आप उनको पैसा दोगे, वो आपको फोन दोगे। यहाँ पे क्या एक्सचेंज हुआ? गुड्स। तो एनी एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन टू पर्सन्स और पार्टीज फॉर मनी और मनीज वर्थ। जरूरी नहीं आपको मुझे पैसा ही देना है, आप अपनी अंगूठी निकाल के दे दो, या आप अपनी चेन निकाल के दे दो, अगर आपके पास वो निकाल के दे, आपका मोबाइल फोन दे दो, सर ये फीस नहीं दे रहे, मोबाइल फोन रख लो। तो मनी वर्थ है ना उसकी, क्योंकि वर्थ है ना कुछ, तो मैं जाके मार्केट में बेचकर उसको पैसों में कन्वर्ट करके मेरी फीस वसूल कर सकता हूँ। तो किसी भी चीज का या सर्विस का एक्सचेंज हो रहा है बिटवीन टू पर्सन। मैं खुद ही खुद को पढ़ा रहा हूँ, ये ट्रांजैक्शन है। सारी बात समझ। जब मैं खुद ही, हमारी दुकान में आइसक्रीम मिलती है, मैं वो खुद ही खा रहा हूँ, कि ट्रांजैक्शन। बात समझ रहे? तो 2 लोग होना जरूरी है, एक ही इंसान ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता है। देयर शुड बी 2 पर्सन, एंड उनके बीच में पैसों या पैसों के जैसा कुछ इसके वो एक्सचेंज होना चाहिए, उसे हम ट्रांजैक्शन के। अब ट्रांजैक्शन भी 2 टाइप के होते हैं। वन इज मॉनिटरी ट्रांजैक्शन एंड वन इज नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शन। क्या आपने बार्टर ये वर्ड कभी? व्हाट इज बार्टर बताओ? एब्सोल्युटली करेक्ट। पुराने ज़माने में बार्टर सिस्टम ही चलती थी। आपने मोहनजोदारो पिक्चर तो देखा ही होगा, अरे हाँ कि नहीं? वो ऋतिक रोशन का मूवी था, शायद देखा होगा। नहीं भी देखा हो तो मैं बता दूँ, पुराने ज़माने में क्या होता था, गेहूं के बदले चावल, कपड़े के बदले कोई और कुछ चीज़, या फिर आप कोई भी चीज़ अगर खरीदना चाहते हो तो आपको कोई और चीज़ उनको देनी पड़ती थी। तब करेंसी नहीं हुआ करती थी, करेंसी बहुत बाद में आई। करेंसी पहले नहीं होती थी, पहले करेंसी के पहले सारी चीज़ें एक्सचेंज कर करके लोग अपनी ज़रूरतों को पूरा करते थे। तो सपोज मेरे पास गेहूं का प्रोडक्शन है, मैं वो गेहूं देता था, और सामने वाले से उसके पास जो प्रोडक्शन हो रहा है वो मैं उससे खरीद के रहा। इसे कहते थे बार्टर ट्रांजैक्शन। ये होते थे नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शन। नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस कभी भी बिजनेस के बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होते। पर आज के डेट में कोई बार्टर ट्रांजैक्शन होता ही नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज आपकी मोबाइल फ़ोन की दुकान है और मेरी लैपटॉप की दुकान। आप मेरे शॉप पर आए, आपने, मैं एप्पल के मैकबुक्स बेचता हूँ, आप आए, आपने बोला अरे यार बहुत ही अच्छा लैपटॉप है, मेरे को ये खरीदना है। कितने का है? कहा कि 1,75,000 का है। ठीक है चलो पैक कर दो। तो आप कार्ड या फिर कैश दे रहे थे, मैंने बोला नहीं पैसे मत दो। वाह ठीक है दे दो। नहीं ऐसे नहीं, तुम्हारी मोबाइल की दुकान है ना, तो मुझे मोबाइल खरीदना है, तो मेरे को वो जो भी अभी 16 प्रो 15 प्रो जो भी चल रहा होगा एप्पल का, वो मुझे खरीदना है। तो मैं आपके शॉप पे आ जाता हूँ, मुझे आप वो फ़ोन दे दो, उसकी कीमत बता दो कितनी है, और ये लैपटॉप उसके बदले आपको दे दो। मोबाइल फ़ोन के बदले लैपटॉप ले रहा हूँ क्या? नहीं, हमने यहाँ पे लैपटॉप की कीमत बताई है आपको, और अब हम आपकी शॉप पे आए, आपने कहा कि ये इसको सर ये 15 प्रो मैक्स है, ये ऐसा ऐसा है, इसकी कीमत 1,45,000 है, ये दे दो। तो 1,45,000 का मैंने आपसे मोबाइल फ़ोन लिया, और आपको 1,75,000 का लैपटॉप दिया, तो 30,000 मैंने आपसे कैश ले लेना है। ट्रांजैक्शन पूरा हुआ। क्या ये बार्टर ट्रांजैक्शन? दिस इज नॉट अ बार्टर ट्रांजैक्शन। अगर मैं आपसे मोबाइल फ़ोन की कीमत ना पूछूं, और आप मुझसे लैपटॉप की कीमत ना पूछो, और बस हम दोनों एक दूसरे को मोबाइल और लैपटॉप एक्सचेंज कर ले, तो ये प्योर बार्टर हो गया। इसे रिकॉर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें मॉनिटरी वैल्यू पता ही नहीं ना पैसे कितने लिखे, क्योंकि यहाँ लिखते वक्त सब अमाउंट्स लिखने, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते वक्त अमाउंट ही नहीं पता उस ट्रांजैक्शन की, तो कैसे रिकॉर्ड करें? आई बात समझ? अच्छा, तो बार्टर ट्रांजैक्शन आर नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शन, वो रिकॉर्ड ही नहीं होते। पर आज के डेट में ऐसे कोई ट्रांजैक्शन नहीं। अगर हम कुछ एक्सचेंज भी करते हैं तो हम पहले कीमत पूछते हैं एक दूसरे को, तेरी चीज़ की कीमत कितनी, मेरी चीज़ की, हाँ ये ले, अब ठीक है तू सेम ही कीमत है तो लेके जा और दे दे, या फिर डिफरेंस का पैसा लेते हैं। तो मतलब हम वैल्यू किसको दे रहे हैं? रुपीज़ को, या उस वस्तु के एक्सचेंज को हम रुपीज़ को वैल्यू दे रहे हैं, उसकी वैल्यू के हिसाब से एक्सचेंज कर। तो आज के डेट में नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शन होते ही।
तो सारे ट्रांजैक्शन जो होते हैं वो कौन से होते हैं? मॉनिटरी, जिसमें डेफिनेटली कुछ तो मनी या मनी का वर्थ किया जाता है। सिर्फ पैसा ही देना जरूरी नहीं है, पैसे के बदले आप पैसे की वैल्यू रखने वाला, पैसे की वैल्यू रखने वाली कोई चीज भी देते हो तो भी चले, बट उसकी भी एक कीमत है और हमारी चीज की, ये मॉनिटरी काउंट हो जाएगा। मॉनिटरी में फिर दो टाइप्स आते हैं। अच्छा, सिर्फ यही ट्रांजैक्शन बुक्स में रिकॉर्ड होते हैं, नॉन मॉनिटरी कभी रिकॉर्ड नहीं होते हैं, और आजकल नॉन मॉनिटरी होते ही नहीं, तो बात ही खत्म। मॉनिटरी में दो टाइप्स हैं, थोड़ा ध्यान देना अच्छे से। फर्स्ट इज कैश ट्रांजैक्शन एंड सेकेंड इज क्रेडिट ट्रांजैक्शन। मैंने यहाँ पर दो एग्जाम्पल्स भी दिए दोनों के। पहले देखिए कैश ट्रांजैक्शन का एग्जाम्पल क्या लिखा है, फर्स्ट एग्जाम्पल पढ़िए। परचेज ऑफ गुड्स ऑफ ₹15,000 फॉर, परचेज मतलब क्या? खरीदना। तो हमने मार्केट में गए और हमने 25,000 रुपए के, 15,000 रुपए के गुड्स पैसे देकर खरीद के लाए। बताओ ये कौन सा ट्रांजैक्शन हो? कैश ट्रांजैक्शन, क्योंकि हमने पैसा दिया और वस्तु लिया। बात समझे? हाँ। और एक एग्जांपल है, पेमेंट ऑफ सैलरी ऑफ ₹5,000। मेरा एम्प्लॉय है, उसको मैंने 5,000 रुपए दिए, क्यों? क्योंकि उसने महीना भर मेरे ऑफिस में क्या किया? काम किया। तो मैंने उसको 5,000 रुपीज पे किया और उससे मैंने सर्विसेज ली। तो ये भी कौन सा ट्रांजैक्शन हुआ? ऑब्वियसली कैश ट्रांजैक्शन, क्योंकि इसमें पैसा हाथों हाथ दिया जा रहा है। अच्छा, मेरा सवाल है, ये ट्रांजैक्शन कैश बेसिस अगर मैं फॉलो कर रहा हूँ, कैश बेसिस अभी लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया, कैश बेसिस अगर मैं फॉलो कर रहा हूँ, क्या ये ट्रांजैक्शन उसमें रिकॉर्ड होंगे? हाँ कि नहीं? हाँ। और अगर मैं अक्रूअल बेसिस फॉलो कर रहा हूँ, मर्केंटाइल बेसिस फॉलो कर रहा हूँ, क्या ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगे? हाँ। नहीं बोलना मत प्लीज, क्योंकि मर्केंटाइल बेसिस में रिसीव्ड और रिसीवेबल, पेड और पेएबल सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं। लेकिन अगर आप क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को कर रहे हो और कैश बेसिस फॉलो कर रहे हो, तो अब इनको आप वहां रिकॉर्ड, क्योंकि इसमें पैसा ना आया ना गया। कैश बेसिस फॉलो करने वाले सिर्फ तब रिकॉर्ड करते हैं जब पैसा आता है या जाता है। बात समझे? ज्यादा इस पे और जोर नहीं देते, आगे बढ़ते हैं। बताओ ये दोनों ट्रांजैक्शन आपको समझ में आ रहा है? जिस ट्रांजैक्शन में कैश का पेमेंट या रिसीट हो रहा है उन्हें कौन सा ट्रांजैक्शन कहेंगे? अच्छा बताओ क्रेडिट ट्रांजैक्शन क्या होगा? सर इसमें ऑब्वियसली पैसे का जाना या आना डीले कर दिया जाता है। बात समझ में आ रही? हमारे बीच जो सर्विस का एक्सचेंज हो रहा है, बताओ ये कैश ट्रांजैक्शन है कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन? ऑब्वियसली इट्स अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन, क्योंकि हमने पैसे का आना जाना डीले कर रखा है, बराबर, कि हम इसको बाद में करेंगे। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन इन विच कैश इज नॉट पेड और रिसीव्ड इमीडिएटली, इट इज पेड और रिसीव्ड एट अ लेटर डेट, इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। एग्जांपल देखो, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू मिस्टर अमन ₹8,000। तो हमने क्रेडिट पे माल बेचा है। सोल्ड मशीनरी टू मिस्टर अमर सिंह ऑन क्रेडिट एट ₹20,000। हमने उस जो मशीनरी बेची है वो क्रेडिट में बेची। ओके, तो सिंपल भाषा में बोलूँ तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन, इसमें पैसे देना या लेना बाद में करेंगे, और कैश ट्रांजैक्शन में पैसे देना या लेना आज ही करेंगे। बात समझे? वेरी सिंपल। पर मैं अब आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शन में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। एक तो मैंने बोल दिया, बट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जो यहाँ पर दिख रहा है सामने। कौन है जो आइडेंटिफाई कर सकता है? तो चैंपियन स्टूडेंट है, तो समझ जाता है चीज़ों को। कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शन में क्या डिफरेंस दिख रहा है? प्लीज ये वाला डिफरेंस बोलना ही मत कि सर उसमें कैश देना लेना आज ही हो रहा है और इसमें कैश का देना लेना बाद में होगा क्रेडिट ट्रांजैक्शन में। ये तो मैंने कह दिया है ऑलरेडी, तो ये वाला डिफरेंस छोड़ दो, ये तो है ही, बट इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस, क्रेडिट ट्रांजैक्शन हमारी एसेट बनेगी। गुड ऑब्जर्वेशन, बट उसमें भी तो कैश आएगी ना, कैश भी तो हमारी एसेट बनेगी। जैसे मैंने उधार माल बेचा, तो जिनसे पैसा लेना बाकी है वो मेरी एसेट बन गई। वैसे ही मैंने उनको रोकड़ा माल बेच दिया, तो उनसे आज मैंने कैश ले ली, तो कैश मेरी एसेट बन गई। डिफरेंस नहीं हुआ? कैश में प्रॉफिट रहेगा, कैश में प्रॉफिट रहेगा और क्रेडिट में नहीं, ऐसा आप नहीं कहते। क्यों? आज के डेट में उधार में जिंदगी सुधार, यही कहावत है। आप अगर उधार माल बेचते नहीं हो तो आपकी दुकान ही नहीं चलेगी। ठीक है, ये तो फैक्ट है, आपको उधार बेचना ही पड़ता है, पहली बात। और प्रॉफिट का रेट जब हम क्रेडिट में माल बेचते हैं ना तो ज्यादा रहता है,
अगर मैं ये रिमोट आपको कैश में दूंगा ना तो मैं आपको ये कम कीमत में देने के लिए तैयार हो जाऊंगा, क्योंकि आप मुझे तुरंत पैसे दे रहे हो, तो लिक्विड मेरे हाथ में आ रहा है, लिक्विड फंड्स आ रहे हैं जिसको मैं और यूज़ कर सकता हूँ बिजनेस के लिए। बट आप बोल रहे हो सर 2 महीने बाद पैसे देंगे, अब मैं आपको कम नहीं करूँगा, अब मैं आपको बोलूँगा भैया ये चीज़ 200 की तो 200 में ही है, उल्टा प्रॉफिट ज़्यादा आएगा। लेकिन आई अग्री। चलो एनीबडी एल्स। कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शन दोनों में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है सामने आपके। चलो ठीक, बता दो, ध्यान से सुनना। क्या आप कैश ट्रांजैक्शन के एग्जांपल में देख रहे हो, वहां पर मैंने वो ट्रांजैक्शन किसके साथ किया है उसका नाम नहीं लिखा है, लेकिन क्रेडिट ट्रांजैक्शन में जिसके साथ वो ट्रांजैक्शन किया गया है नाम लिखा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब हम इसके अकाउंटिंग करेंगे ना उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे बताओ कैश ट्रांजैक्शन में नाम क्यों नहीं लिखा है? सर हम किसी किराना शॉप में गए, उनको बोला अंकल एक लेस का चिप्स का पैकेट दो, तो वो हमसे हमारा नाम पूछेंगे, एड्रेस पूछेंगे, कॉन्टैक्ट नंबर पूछेंगे, ना पैन नंबर पूछेंगे आधार कार्ड नंबर पूछेंगे, फिर हमको चिप्स का पैकेट देंगे और बोलेंगे ला 20 रुपये दे। करेंगे वो ऐसा? तो कोई लेना देना नहीं, आप कौन हो, आपका नाम क्या है, वो क्या बोलेंगे 20 रुपये रखो और ये चिप्स का पैकेट लिख लो। बात समझे? मतलब कैश ट्रांजैक्शंस में किसके साथ वो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं कोई ज़रूरत नहीं उसके नाम की। क्यों ज़रूरत नहीं है? क्योंकि सर हमारा अल्टीमेट बेनिफिट जो है, हमारा अल्टीमेट जो ट्रांजैक्शन है वो दोनों साइड से कंप्लीट हो गया। बट क्रेडिट ट्रांजैक्शंस में ऑब्वियसली वो इंसान जिसको मैं माल उधार बेच रहा हूँ या जिनसे उधार खरीद रहा हूँ उसका नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किससे पैसा लेना है या किसको पैसा देना है ये पता होना बहुत जरूरी है। बात समझ रहे हो? इसीलिए यहाँ पर आपको दिखेगा क्रेडिट ट्रांजैक्शंस में मिस्टर अमन, मिस्टर अमर सिंह इनके नाम लिखे, और जब हम इनका अकाउंटिंग करना सीखेंगे ऑब्वियसली हमको ये नाम को इम्पोर्टेंस दें, हम इनके नाम वहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे प्रॉपरली, ताकि वो ट्रांजैक्शन हमें बाद में बताए कि अमर सिंह से उधार माल खरीदा था या अमन से उधार माल खरीदा था या बेचा था, जो भी ट्रांजैक्शन हो खरीदना बेचना। तो ऑब्वियसली क्रेडिट ट्रांजैक्शन में नेम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर आपको एक छोटा सा कैच याद रखना है। क्या? सपोज मैंने आपको एक ट्रांजैक्शन दिया, परचेस्ड गुड्स ऑफ ₹20,000। क्या बोला मैंने ट्रांजैक्शन? परचेस्ड गुड्स ऑफ ₹20,000, सिर्फ इतना लिख दिया मैंने, परचेस्ड गुड्स ऑफ ₹20,000। ये कैश ट्रांजैक्शन है कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन है? बताओ, कैसे गेस किया आपने? परचेज से गेस किया, नाम नहीं दिया। कहा सर किसको आप, किससे आपने गुड्स खरीद के लाए, आपने उसका नाम नहीं लिखा है, इसका मतलब आपको उसका नाम इंपॉर्टेंट नहीं है। और ऐसा कब होगा जब उसका नाम इंपॉर्टेंट नहीं है? जब आप हाथों हाथ उसको पैसे। बात समझेगी नहीं? अच्छा ये बताओ, सोल्ड गुड्स टू कटरीना ऑफ रुपीज, अरे मेरे को पसंद है कटरीना, इसलिए मैंने, ये लो बस, तो सोल्ड गुड्स टू कटरीना, फोकस करो, ऑफ ₹5,000। बताओ ये कैश ट्रांजैक्शन है कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन? क्रेडिट है। क्यों? तो यहाँ पे किसको आप वो गुड्स बेच रहे हो उसका नाम आपने दिया, बराबर। हाँ, आप आगे भाभी लगा सकते हो उसके। अच्छा, सोल्ड गुड्स टू कटरीना ऑफ ₹5,000 फॉर कैश। अभी बताओ ये कैश ट्रांजैक्शन है कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन? दोनों नहीं हो सकता, एक ही हो सकता है कुछ भी, या तो मेल या तो फीमेल, बराबर। तो वैसे ये कोई भी एक ही हो सकता है। बताओ कैश की क्रेडिट? हाँ, कैश की क्रेडिट, इट इज अ कैश ट्रांजैक्शन, क्योंकि मैंने बोला ना फॉर कैश, तो मैंने कटरीना को गुड्स बेचे, मैंने नाम बताया आपको, लेकिन मैंने आगे लिख दिया ना फॉर कैश, तो जब मैं बोल रहा हूँ फॉर कैश तो आप कैसे बोल रहे हो क्रेडिट? बात समझे? यानी आपको क्या याद रखना है,
एज अ स्टूडेंट आपको ये बात याद रखनी है। देखो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में तो हम क्लाइंट को पूछ लेते भैया उधार बेचा कि रोकड़ा, हम ऐसे सब पढ़ के नहीं समझते, पर स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से यू हैव टू इंटरप्रेट योरसेल्फ, आपको खुद इंटरप्रेट करना पड़ेगा क्यों कैश है कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन, क्योंकि दोनों की रिकॉर्डिंग अलग अलग तरीके से होती है। वो कैसे होती है वो हम थर्ड चैप्टर में सीखें। पर जब मैं आपको नाम दे रहा हूं सिर्फ, तो हमेशा याद रखिए वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन। पर मैं अगर नाम के साथ लिख देता हूं फॉर कैश, तो वो हो गया कैश ट्रांजैक्शन। बात समझे? लेकिन जब मैं नाम नहीं लिखता हूं तो वो हमेशा कौन सा ट्रांजैक्शन है? समझा? अच्छा, तो मैं ट्रांजैक्शन बोलूंगा, आपको बताना है कैश की क्रेडिट। ध्यान से सुन। परचेज्ड मशीन फ्रॉम रमेश ऑफ ₹20,000, credit transaction, absolutely correct, very good. Paid salary to Mr. Kumar of ₹10,000, because credit, कुछ बच्चे क्रेडिट बोल रहे, देखो इंग्लिश ने खेल कर दिया आपका। कैश जो बोल रहे हैं एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि मैंने यहाँ पे बोला था पेड, मतलब पेड, तो मैंने कुमार को पे किया है या और किसी का नाम मैं ले लूँ उसे फर्क ही नहीं पड़ता। मैं पेड जब बोल रहा हूँ तो इंग्लिश ऑब्वियसली पेड का मतलब है कि आई एम पेइंग, मैं पैसे दे रहा हूँ, बराबर कि नहीं? अच्छा, और एक एग्जांपल, सोल्ड गुड्स टू सुरेश ऑफ ₹9,000, फुल स्टॉप, क्रेडिट ट्रांजैक्शन, वेरी गुड। अभी इसी को चेंज कर रहा, सोल्ड गुड्स ऑफ ₹9,000 टू मिस्टर सुरेश एंड रिसीव्ड अ बैंक चेक। चेक अगर दे दिया है तो प्लीज सर, चेक पैसे नहीं होते, अरे चेक पैसे ही होते हैं, चेक पैसे ही होते हैं। आपको चेक मिला मतलब पैसे मिलने ही वाले हैं, पक्का होता है वो, ये लॉ है, ये कायदा है। मैंने आपको अगर चेक लिख के दे दिया, दुनिया की कोई ताकत मुझे अब आपको पैसे देने से रोक नहीं सकती। मैं कल को बोल दूं नहीं देता जा पैसे, या मैंने ऐसी बैंक अकाउंट का चेक दे दिया जिसमें बैलेंस ही नहीं है, तो मेरे पे केस हो जाएंगी, सेक्शन 138 लग जाएगा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का, मेरे को फाइन लग सकती है और 2 साल की जेल भी हो सकती है, मालूम है? आपने समझो मुझे चेक दिया, समझो आपके पिताजी ने मुझे फीस पे करने के लिए चेक दिया और वो बैंक में बैलेंस ही नहीं, ऐसा एग्जाम्पल ले, और वो चेक हो गया बाउंस, मेरी सटक गई, मैंने दिया केस करके, तो मैं क्या पनिशमेंट? 2 साल तक की जेल, 2 साल तक की जेल बोल रहा हूँ, मतलब 2 साल की जेल नहीं होती है, कभी 1 महीने की होती है, कभी 6 महीने की होती है। केस मतलब वो जो चेक है उसकी अमाउंट कितनी बड़ी है, वो ट्रांजैक्शन कितना इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए वो पैसे कितने इंपॉर्टेंट थे, ये सारे सर्कमस्टेंसेस को देखा जाएगा, या फिर डबल ऑफ द चेक अमाउंट आपको फाइन पे करना पड़ेगा। यानी समझो 1 लाख का चेक है तो आप मुझे 2 लाख देने पड़ेंगे। सारी बात समझ, इतना ज़बरदस्त पनिशमेंट है चेक का। तो चेक अगर किसी ने आपको दे दिया है मतलब पैसा ही दिया है, वो पैसा आने ही वाला है पक्का, और हो सकता है डबल आ जाए, कोई भरोसा नहीं, तो इसलिए चेक मतलब भी आप क्या मानोगे? चलो आपका थोड़ा सा और जनरल नॉलेज चेक करते हैं। परचेज द मशीनरी, अच्छा लिख के दिखाओ कि बोलूँ तो समझ रहे हो आप? समझ रहे हैं। परचेज द मशीनरी ऑफ ₹20 lakhs फ्रॉम ABC कंपनी and amount paid by NEFT, the cash transfer, वेरी गुड। क्या आपको NEFT समझता है क्या होता है? NEFT क्या होता है? RTGS भी एक होता है, NEFT क्या होता है? डू यू नो? ओके, थोड़ा जनरल नॉलेज बढ़ा देता हूँ फिर आज रुक जाएंगे। सबसे पहली बात होती है QT यानी क्विक ट्रांसफर। 10,000 रुपये तक अगर आपको किसी को पैसा भेजना है आप क्विक ट्रांसफर करके भेज सकते। फिर एक होता है IMPS, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। ये 2 लाख रुपए तक अगर आपको किसी को पैसे देने हैं आप IMPS की सर्विस का इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें इंस्टेंट, जैसे व्हाट्सएप पर हम मैसेज भेजते तुरंत उसको डिलीवर हो जाता है अगर उसका नेट चालू है तो वैसे ही IMPS होता है कि मैंने यहाँ से पैसा भेजा उसी सेकेंड उसके अकाउंट में वो पैसे रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, बट इसकी लिमिट होती है 2 लाख। 2 लाख से ज़्यादा आपको करना है तो IMPS नहीं कर सकते। फिर आता है NEFT, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ये कुछ कुछ टाइम लिमिट्स के बाद होता है, जैसे मैं अभी NEFT करूंगा ना तो 2 घंटे बाद वो पैसे सामने वाले के अकाउंट में ट्रांसफर होंगे, 2 आवर्स बाद, 2 आवर्स लगेगा उसको, तो 2 घंटे बाद ये पैसे ट्रांसफर करेंगे, पर इसकी लिमिट 5 लाख तक।
यानी 5 लाख तक आप पैसे NEFT से भेज सकते हो। और फिर इसके बाद आता है द अल्टीमेट RTGS विच इज रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ये कितनी भी बड़ी अमाउंट के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, बट RTGS का एक ही डिसएडवांटेज है कि ये आपको बैंक में जाके ही करना पड़ता है। तो आप ऑनलाइन यानी यूज़ कर सकते हैं, बट आपको बैंक से फिर वैसी परमिशंस लेनी पड़ी। तो RTGS जो है वो आज के डेट में बैंक में जाके ज़्यादा लोग करते हैं। बाकी आप घर से भी कर सकते हो ऑनलाइन, बट उसके लिए परमिशंस लेने पड़ते हैं बैंक से। NEFT ये तो सब लोग ऑनलाइन ही करते हैं ज़्यादातर, घर से बैठे बैठे आप मोबाइल से भी कर सकते हो, पर इसकी ट्रांजैक्शन लिमिट है। IMPS 2 लाख ये इमीडिएट है, एकदम इंस्टेंट। और क्विक ट्रांसफ़र ये 10,000 तक है। इसके लिए तो आपको कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं, बेनिफिशियरी वगैरह ऐड भी नहीं करते। थोड़ा बेसिक नॉलेज आपके पास होना चाहिए। बट ये चारों के चारों अगर कहीं पे दिखते हैं क्वेश्चन में, तो हमेशा याद रखिए कि पैसा कहाँ से पे किया जा रहा है, बैंक से, और वो भी पैसा ही है। तो आप कैश ट्रांजैक्शन नहीं है ऐसा बोलना। बात समझे? क्या आपको ये पता थे चारों? अगर नहीं पता थे तो अब याद रखना है। इसमें आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है IMPS, इमीडिएट पेमेंट सर्विस, कि फटाफट पैसे ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं। अच्छा, कोई लॉजिक लगा सकते हैं क्यों इसमें ऐसा किया कि 2 लाख का ही लिमिट है? इसमें 2 लाख तक ही पेमेंट करा सकता है, ज़्यादा नहीं कर सकता। मैक्सिमम 2 लाख पर डे। क्यों? आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स हो तो आपको ये नॉलेज होना चाहिए। कल को कोई पूछ ले और फिर वो बोले कि क्या तेरे को इतना भी नहीं मालूम, तो आपको पता होना चाहिए। तो IMPS में 2 लाख तक का ही पेमेंट हो सकता है। मैं बताता हूँ, ये बहुत सोची समझी चीज़ है। सपोज आप आजकल कोई कैश कैरी नहीं करता है, सारा पैसा डिजिटल आपके अकाउंट में पड़ा होता है, और आपको किसी ने कहीं पे ढूंढो ने, तो सबसे पहले वो आपके जेब में जो पैसा है वो तो निकाल ही लेंगे, पर उनसे उनका पेट नहीं भरेगा। तो वो निकालेंगे आपका मोबाइल फ़ोन, गन रखेंगे आपके सर पे, बोलेंगे मोबाइल चालू कर फटाफट और तेरे अकाउंट का लॉगिन कर, तब बैंक अकाउंट का। बैंक अकाउंट में आप लॉगिन करो और उसमें बैलेंस दिख रहा है 15 लाख, 10 लाख, 20 लाख, जो भी है। वो चाहते कि वो सारा पैसा मेरे खाते में आ जाए, यानी किसके? उनके। क्या वो इमीडिएट कर सकते हैं? ना कर सकते हैं। 2 लाख, और वो भी बेनिफिशियरी ऐड करना पड़ेगा, उसके बाद 4 घंटे बाद वो एक्टिव होगा। मतलब वो 4 घंटे तक रखना पड़ेगा उसको। गुंडों को इतना टाइम थोड़ी होता है कि वो 4 घंटे तक उसके साथ बैठे रहे या उसको लेके घूमते रहे, तब तक पुलिस एक्शन में आ जाएगी ना फिर। इसीलिए ये सब करा हुआ है कि लिमिट्स डाल के रखे हुए, ताकि ज़्यादा पैसा किसी के अकाउंट से चोरा ना जा सके, चोरी ना कर सके। तो लिमिट में रखा है, पर ऐसा भी नहीं कि फिर यूज़ ही नहीं कर सके, इससे 2 लाख रखा है। तो 2 लाख भी बड़ा अमाउंट है, लेकिन एक रिस्ट्रिक्शन तो भी लग जाता है। दैट इज IMPS। होप सो आपको ये चारों बातें याद आ गई। अब मुझे बताओ, कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन पे खत्म करेंगे। याद रहेगा आपको व्हाट इज कैश ट्रांजैक्शन, व्हाट इज क्रेडिट ट्रांजैक्शन? तो एक मिनट, अगर सिर्फ नाम दिया है, बस खत्म कर, सिर्फ नाम दिया है, कहीं पे पूरे ट्रांजैक्शन में लिखा नहीं फॉर कैश या फॉर बैंक या थ्रू कैश, तो वो कौन सा ट्रांजैक्शन है? क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। अगर नाम लिखा है लेकिन उसके साथ कैश भी लिख दिया है, अब कौन सा ट्रांजैक्शन? कैश। नाम ही नहीं लिखा है, नाम ही नहीं लिखा है, इट इज ऑलवेज कैश। याद रहेगा? पक्का? दैट्स इट फॉर टुडे। आपसे मिलेंगे कल, सेम टाइम सेम प्लेस। बाय, टेक केयर।